हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में विद्युत अपघटय क्या होते हैं, विद्युत अपघटन क्या होता है और विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, यानी कि विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस इसे कहा जाता है। विद्युत अपघटय मीन्स इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और विद्युत अपघटनी सेल मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है विद्युत अपघटनी पदार्थ जो होते हैं उनकी गलित अवस्था यानी मोल्टन स्टेट या फिर उसका यदि जलीय विलयन बना दिया जाता है तो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इस प्रक्रिया को, इस विधि को कहा जाता है विद्युत अपघटन। इस प्रोसेस को कहा जाता है विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन होने के लिए जो विलयन लिया जाता है, जो पदार्थ लिए जाते हैं, तो वो विद्युत अपघटय लिए जाते हैं। विद्युत अपघटय का मतलब होता है जो गलित अवस्था में या फिर जो मोल्टन अवस्था में या फिर जलीय विलयन में आयनों में विभक्त हो जाते हैं, अवयवों में विभक्त हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय दो प्रकार के होते हैं। विद्युत अपघटय प्रबल विद्युत अपघटय भी हो सकते हैं या दुर्बल विद्युत अपघटय भी हो सकते हैं। प्रबल विद्युत अपघटय का मतलब होता है जिनमें आयन्स पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, पूर्ण आयनन जिनका हो जाता है, पूर्ण वियोजित हो जाते हैं, जैसे कि NaCl का पूर्ण वियोजन हो जाता है, यानी कि इसके विद्युत अपघटय की मात्रा इसमें रहती नहीं है, ये पूर्ण आयनित हो जाती हैं Na+ Cl- में। उसी के तरह से इसमें KCl भी इसका एग्जाम्पल होता है, CaCl2 भी इसका एग्जाम्पल होता है। कुछ ये जो है प्रबल विद्युत अपघटय है जिनका पूर्ण वियोजन होता है। HCl भी इसका एग्जाम्पल है। दूसरे तरह के विद्युत अपघटय होते हैं दुर्बल विद्युत अपघटय। दुर्बल विद्युत अपघटय वे होते हैं जिनका पूरी तरह से वियोजन नहीं होता है। उनके आयन्स जो है, आयन और उनका विलयन एक दूसरे की साम्य अवस्था में रहते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं, पूरी तरह से वियोजित नहीं होते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं CH3COOH एसिटिक एसिड जो कि एक दुर्बल अम्ल है, और NH4OH जो कि एक दुर्बल क्षार है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है दुर्बल विद्युत अपघटय के और ये कुछ एग्जाम्पल है प्रबल विद्युत अपघटय के। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये बताया था, सेल दो तरह के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल वे होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल वे होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका मतलब ये है, किसी पात्र में हमने दो इलेक्ट्रोड ले लिए और इसको विद्युत धारा से हमने जोड़ दिया और इन इलेक्ट्रोड को हमने किसी विलयन में डुबाया जिसमें कि कोई विद्युत अपघटय या तो गलित अवस्था में है या फिर जलीय विलयन उसका है। तो वहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन की अभिक्रिया होती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। अब विद्युत अपघटन की जो प्रोसेस होती है उसकी प्रोसेस किस तरह से होती है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम NaCl का एक विलयन ले लेते हैं। NaCl का एक विलयन है, NaCl इसमें गलित अवस्था में है। NaCl की गलित अवस्था यानी कि मोल्टन स्टेट में NaCl है। अब गलित अवस्था है, गलित अवस्था में क्या होता है, NaCl का आयनन हो जाता है। आयनन का मतलब Na+ अलग हो जाते हैं और Cl- अलग हो जाते हैं, यानी कि NaCl को जब हम गर्म करते हैं तो इसमें Na+ अलग हो जाएंगे प्लस Cl- अलग हो जाएंगे, यानी धनायन अलग हो जाता है और ऋणायन अलग हो जाता है, ये आयनों में विभक्त हो जाता है। जब हम इसमें दो इलेक्ट्रोड डुबो देते हैं, ये इलेक्ट्रोड किसी भी धातु के हो सकते हैं या ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है, कार्बन के इलेक्ट्रोड है। अब इसमें दो तरह के आयन उपस्थित है। NaCl की गलित अवस्था में दो तरह के आयन उपस्थित है, एक आयन है Na+ और एक आयन है Cl-। अब हम इसमें मान लेते हैं एक जो इलेक्ट्रोड है वो दर्शा रहा है प्लस इलेक्ट्रोड, ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है और एक है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो
जो Na+ है वो तो जाएंगे ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे, जो Na+ आयन जो है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे, और Cl- आयन जो है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ गमन करेंगे। अब और ये गमन कब करेंगे? जब हम इसको विद्युत धारा से जोड़ देंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे इस तरह से। अब हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया है, विद्युत धारा, अब देखिए यहाँ पर Cl- जो है वो जाता है धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ। Cl- जब धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाता है तो Cl- जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल जाता है तो यहाँ पर ये Cl में बन जाता है, Cl में चेंज हो जाता है। अब Cl यहाँ पर मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, ये रेडिकल के रूप में नहीं रह सकता है, ये अस्थायी अवस्था है इसकी, इसलिए 2 Cl जो है वो जुड़ जाते हैं। जब 2 Cl जुड़ जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 Cl- लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस से चेंज हो रहा है ज़ीरो स्टेट में, माइनस से चेंज हो रहा है ज़ीरो स्टेट में, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रही है, माइनस से ज़ीरो में आ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ रही है। जिसकी का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है वहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, यानी कि Cl का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण। और ये किस तरफ हो रहा है? ये हो रहा है प्लस पर, ये हो रहा है धनात्मक इलेक्ट्रोड पर। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया था ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है, तो ये ऑक्सीकरण जो हो रहा है जिस इलेक्ट्रोड पर हो रहा है वो है एनोड। ये है एनोड पर होने वाली रिएक्शन, जिसमें Cl- आयन जो विलयन में उपस्थित है वो Cl- आयन प्लस पर यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं, और ये धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है, ये धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड कहलाता है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल में, ये एक विद्युत अपघटनी सेल है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये एक विद्युत अपघटनी सेल है। अब इस विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दर्शाता है, ऑक्सीकरण पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर होता है, जबकि कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है? कैथोड यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पर होगा अपचयन। अपचयन कैसे होगा? अपचयन Na+ जो है, Na+ 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए हैं इसको ग्रहण कर लेता है, यानी कि 2Na+ जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और ये बना देगा 2Na सॉलिड स्टेट में। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर तो जमा होती जाएगी Cl2 कैसे जमा होगी? ये 2 Cl- जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है, और Cl2 यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी। और इससे मिलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, धनायन से ऋणायन की ओर गति करेंगे, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन Na+ ग्रहण करेगा और ग्रहण करके अपचित हो जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म में इस पर जमा होता जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी आयनन रिएक्शन है, ये आयोनाइजेशन रिएक्शन। आयनन रिएक्शन का मतलब जब इसको गलित अवस्था में होता है, यानी इसको जब गर्म किया जाता है तो ये Na+ और Cl- में आयनित हो जाता है, और इसकी ऑक्सीकरण इसके प्लस इलेक्ट्रोड पर होता है, यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जो ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पर, यानी कि प्लस पर होगा एनोड ऑक्सीडेशन जो कि होता है Cl- का। Cl- इस पर डिपॉजिट होती जाएगी Cl2 के रूप में, और Na+ जो है वो इस पर यानी माइनस पर, ये यहाँ पर है एनोड और ये यहाँ पर है कैथोड। कैथोड पर सोडियम धातु जो है वो जमा होती जाएगी, यहाँ पर Cl2 गैस जमा होती जाएगी। तो अगर हम इसकी संपूर्ण रिएक्शन देखें, पूरी रिएक्शन क्या होगी? पूरी रिएक्शन होगी NaCl
को जब गलित अवस्था में किया जाता है, ये है 2NaCl, तो यहाँ पर 2Na तो जो हो जाएगा वो होगा कैथोड पर सॉलिड के फॉर्म में जो है सोडियम धातु जमा होती जाएगी, और Cl2 जो है वो एनोड पर जमा होती जाएगी गैस के रूप में। Cl2 एनोड पर जमा होती जाएगी और Na सोडियम जो है वो कैथोड पर जमा होती जाएगी। सोडियम तथा क्लोरीन जब पास में आते हैं, जब नज़दीक आते हैं, तो सोडियम धनात्मक बनाता है क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए माइनस बनाता है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं यानी Na+ और Cl- जुड़ जाते हैं तो ये NaCl बनाते हैं, और इनको वैसी ही पोजीशन में लाने के लिए यानी कि Na को Na में लाने में, सोडियम धातु बनाने में, और Cl- को Cl बनाने के लिए विद्युत अपघटनी सेल का यूज़ लिया जाता है। यानी कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो Na+ और Cl- अपनी पुरानी पोजीशन में आते हैं, ये Na सॉलिड में चेंज हो जाता है और Cl- जो है वो Cl2 में चेंज हो जाता है। इसे कहा जाता है विद्युत अपघटनी सेल। इस प्रोसेस में रिएक्शन जो होती है, रेडॉक्स रिएक्शन जो होती है, वो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होती है। ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो स्वतः नहीं होती है, इसको करवाया जाता है विद्युत धारा प्रवाहित करके। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें एनोड जो है वो धनात्मक होता है और कैथोड ऋणात्मक होता है। इस सेल में कोई भी लवण सेतु उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये विद्युत रासायनिक सेल से चेंज होता है। इस वीडियो के एंड में मेरे नोट्स शो होंगे, तो आप उसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के अपने फ़ोन में सेव रखिए। अब हम ये देखते हैं, हमने ये देख लिया कि गलित अवस्था में अगर हमने विलयन बनाया है NaCl का, तो इस तरह से विद्युत अपघटनी सेल प्रेजेंट करता है, इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। अब हम ये देखते हैं, यदि हम NaCl का जलीय विलयन बनाते हैं यानी कि हम उसको पानी में घोलते हैं, तो किस तरह से विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। जलीय NaCl यानी कि यहाँ पर NaCl को यदि जल में घोल करके विलयन बना दिया जाता है, तो इसमें Na+ और Cl- आयनों में विभक्त हो जाता है। ये इसकी आयनन अभिक्रिया है, और एनोड पर रिएक्शन होती हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा Cl- का, जो कि एनोड की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन त्याग कर Cl2 के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2Cl- गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा और ये बना देगा Cl2। यहाँ पर एनोड पर निक्षेपित हो जाएगा Cl2, एनोड पर निक्षेपित हो जाएगा Cl2, और कैथोड पर सोडियम धातु जो है, सोडियम है Na+, सोडियम धातु जो है 2Na+ जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बना देगा Na सॉलिड, 2Na सॉलिड फॉर्म में। और ये Na जो है ये इस जल से रिएक्शन भी करेगा। धातु जो होती है वो जल से जल्दी रिएक्शन करती है, तो ये धातुएं जो है ये जल से रिएक्शन करेगी, H2O से रिएक्शन करेगा, और यहाँ पर ये बना देगा NaOH प्लस H2। यहाँ पर NaOH और H2, 2NaOH और 2H2। ठीक है, ये संतुलित हो गया है। 2 धातु सॉलिड फॉर्म में ये 2Na H2O के साथ रिएक्शन करेगा और NaOH और H2 रिलीज होगा। ये जमा होगा कैथोड पर, ये होगा एनोड पर और ये होगा कैथोड पर। तो हमने देखा कि गलित अवस्था में NaCl का विद्युत अपघटन होता है, तो कैथोड पर जमा होता है सोडियम धातु और एनोड पर जमा होता है Cl2 क्लोरीन। जबकि जलीय विलयन जब NaCl का बनाया जाता है, उसका विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो एनोड पर Cl2 जमा होता है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस जमा होती है। अब हम विद्युत अपघटन से संबंधित एक क्वेश्चन देखते हैं कि इस विद्युत अपघटन से संबंधित
एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद होनी चाहिए। मैंने वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए एक पहले भी वीडियो दिया है और उसको याद करने का तरीका भी बताया है, ट्रिक भी बताई है। इसको याद करने की ट्रिक है लीना के काना मांगे आल जन कर फिर कूद नहीं सुन है कुआ इला आज पारा ब्रेड कल सोना फिर। आप इसमें कुछ एक चीज़ें और ऐड कर ले। कॉपर के नीचे OH माइनस आता है और Br के नीचे आता है NO3 माइनस, Cl माइनस के नीचे आता है SO4 माइनस, यानी 3 मैंने और ऐड किए हैं। कॉपर के नीचे एक ब्रोमियम के नीचे और एक क्लोरीन के नीचे। कॉपर, ब्रोमियम और क्लोरीन के नीचे, इन सब के नीचे यहाँ पर हमें ये 3 और याद करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोडों के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। AgNO3 का जलीय विलयन है और इलेक्ट्रोड जो है वो है सिल्वर के। अब यहाँ पर यदि AgNO3 का जलीय विलयन है तो AgNO3 जो है वो वियोजित होगा और ये बनाएगा Ag+ और NO3-। और जो जल है H2O इसमें प्रेजेंट है वो बनाएगा H+ + OH-। अब यहाँ पर Ag+ जो है उसका होगा अपचयन, क्योंकि ये Ag+ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये Ag यानी कि सॉलिड फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा, ये धातु बना देगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऑक्सीडेशन अंक में कमी आ जाएगी, यानी कि इसका अपचयन होगा। तो Ag+ और H- मैंने आपको बताया जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे आते हैं उनका अपचयन होता है, जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। Ag+ और H+ में से कौन सा ऊपर है और कौन सा नीचे है? H+ ऊपर है, Ag+ जो है वो नीचे है। तो Ag+ नीचे है इसलिए अपचयन इसका होगा, यानी कि कैथोड पर जमा होगा Ag+। यहाँ पर इसमें कैथोड पर मैं C लिख रही हूँ, C पर Ag जमा होगा सॉलिड फॉर्म में, Ag जमा होगा सॉलिड फॉर्म में। और एनोड पर हम यदि देखें तो एनोड पर क्या होगा, यहाँ पर OH- है और NO3- है, OH- है और NO3- है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रोड ही है, सिल्वर इलेक्ट्रोड ही है। इसके कारण एक इलेक्ट्रोड से सिल्वर निक्षेपित होती जाएगी यानी जमा होती जाएगी और एक से निकलती जाएगी, यानी कि कैथोड पर तो सिल्वर जमा होगी और एनोड पर सिल्वर निकलती जाएगी, सिल्वर निकलती जाएगी। तो इसका आंसर ये होगा कि कैथोड और एनोड पर, कैथोड पर सिल्वर जमा होती जाएगी और एनोड पर से सिल्वर निकलती जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ AgNO3 का जलीय विलयन। अब इसमें AgNO3 दो आयनों में विभक्त होगा, Ag+ + NO3- और H2O दो आयनों में विभक्त होगा, H+ + OH-। अब यहाँ पर हम देखेंगे Ag+, क्योंकि हमने देखा था इस क्वेश्चन में H+ और Ag+ में से किसका अपचयन होगा, Ag+ का, यानी कि कैथोड पर तो हमें पता है कि Ag सॉलिड फॉर्म में जमा होता जाएगा। और इसमें यदि हम देखें NO3- और OH-, यहाँ पर NO3- और OH- किसका ऑक्सीडेशन होगा, इन दोनों में से ऑक्सीडेशन होगा OH- का, क्योंकि OH- ऊपर की तरफ है। जब OH- का ऑक्सीडेशन होगा तो ये बना देगा 2OH और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे और OH- जुड़ करके OH- यहाँ पर मैं बता देती हूँ, OH जो है यहाँ से OH- में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, और यहाँ पर OH बच गया है। ये OH जो है आपस में जुड़ करके बना देते हैं H2O + O2। यहाँ पर ये हो जाएगा 4OH और ये हो जाएगा 2H2O। तो यहाँ पर 4OH जुड़ करके 2 H2O के अणु बनाएंगे और 2 ऑक्सीजन जो है वो जमा होगी एनोड पर, यानी कि कैथोड पर तो जमा होगा Ag सॉलिड फॉर्म में और एनोड पर जमा होगा ऑक्सीजन। थर्ड देखते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ H2SO4 का तनु विलयन।
H2SO4 का तनु विलयन है, यानी कि H2SO4 दो टुकड़ों में विभाजित हुआ है, H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। और तनु विलयन है, इसका मतलब इसमें पानी भी मिक्स है, पानी मिक्स है यानी कि H2O भी दो आयनों में विभक्त हुआ है, H प्लस प्लस OH माइनस। अब प्लस वाले जो हैं उनका होता है अपचयन, तो प्लस वाला है इसका अपचयन होगा। H प्लस का अपचयन कैसे होगा? H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बना देगा H2, यानी कि कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। साफ पता चल रहा है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और OH माइनस और SO4 2 माइनस, इन दोनों में से देखते हैं, इन दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन होगा। ये तो दर्शा रहा है अपचयन को, इन दोनों में से हमें देख रहा है किसका ऑक्सीडेशन होगा। जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। OH माइनस ऊपर है, SO4 2 माइनस नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा। तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, जैसा हमने ऊपर देखा था। OH माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके OH बना देता है। इसको अगर हम संतुलित करेंगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इसके, और दो OH, ये दो बन गए, और इसमें 4 OH जुड़ करके उसी तरह से H2O बनाएंगे प्लस ऑक्सीजन बनाएंगे, यानी कि कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन में सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ AgNO3 का जलीय विलयन बनाया था, तो यहाँ पर कैथोड पर Ag सॉलिड फॉर्म में और एनोड पर Ag निक्षेपित होती जाएगी। प्लेटिनम सेकंड वाले में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ AgNO3 का जलीय विलयन बनाया था, इसमें कैथोड पर होगा सॉलिड फॉर्म में Ag सिल्वर और एनोड पर होगा ऑक्सीजन। थर्ड क्वेश्चन में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के साथ H2SO4 तनु विलयन है। तनु विलयन का मतलब इसमें पानी भी उपस्थित है, तो H2SO4 का आयनन होगा और पानी का भी आयनन होगा। अब इन दोनों में से H प्लस का तो H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैथोड पर मुक्त H2 के रूप में हो जाएगा, और इसमें OH माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके O2 के रूप में एनोड पर मुक्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के साथ CuCl2 का जलीय विलयन। यहाँ पर जलीय विलयन है, CuCl2 का जब आयनन होता है तो ये बनाता है Cu2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, और H2O का जलीय विलयन है तो H2O भी उपस्थित है, तो यहाँ पर बनेगा H प्लस प्लस OH माइनस। अब इन दोनों में से किसका अपचयन होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका अपचयन होगा। कॉपर आता है नीचे और H आता है ऊपर। अपचयन किसका होता है? जो नीचे आता है उसका अपचयन होता है, तो कॉपर नीचे आता है तो कॉपर का अपचयन होगा, यानी कि Cu2 प्लस जो है दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ये बना देगा कॉपर, कॉपर जो कि सॉलिड फॉर्म में होगी। Cu बना देगा जो कि सॉलिड फॉर्म में होगी। तो ये जो 2Cu है कॉपर जो है वो होगा कैथोड पर जमा, और इन दोनों में से कौन सा एनोड पर जमा होगा इसको देखने के लिए हम देखेंगे OH और Cl। इन दोनों में से हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार जो ऊपर की तरफ होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है और जो नीचे की तरफ होते हैं उनका अपचयन होता है। तो OH और Cl में से OH ऊपर की तरफ है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि उसी तरह से OH माइनस अपने दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और OH बनाएगा, OH जोड़ करके H2O और ऑक्सीजन बनाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर निक्षेपित होगी। तो अब हम देख सकते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हमें ये बताना होता है कि इसमें वैद्युत अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है, यानी एनोड पर क्या मिलेगा और कैथोड पर क्या मिलेगा, ये बताना होता है। अब हम विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर देखते हैं। विद्युत रासायनिक सेल में
रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा रेडॉक्स अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे हमें प्राप्त होती है विद्युत ऊर्जा। और इसमें विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि इसका बिल्कुल उल्टा ये है। इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया जब हम करवाते हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर कोई रेडॉक्स रिएक्शन हमें प्राप्त होती है। पहला तो डिफरेंस हो गया ये। सेकंड डिफरेंस हो गया, इसमें दो अलग अलग पात्र लिए जाते हैं। दो पात्र लिए जाते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए। दोनों इलेक्ट्रोड के लिए दो अलग पात्र लिए जाते हैं, और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड के लिए एक ही पात्र लिया जाता है। एक ही पात्र लिया जाता है। तीसरा इसमें डिफरेंस होगा, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो स्वतः होती है। स्वतः यानी कि अपने आप रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिएक्शन स्वतः होती है, और इसमें रेडॉक्स रिएक्शन अस्वतः होती है, यानी कि इसको करवाई जाती है, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करवा के रेडॉक्स रिएक्शन करवाई जाती है। फोर्थ इसमें पॉइंट होता है, इसमें एनोड जो है, एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड जो है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। और विद्युत अपघटनी सेलों के लिए एनोड जो होता है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, और कैथोड जो होता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। इसका जस्ट उल्टा है ये। इसमें एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, लेकिन दोनों में एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर ही अपचयन होता है। बस इसमें हमें ध्यान ये रखना है, एनोड पर यहाँ पर ऋणात्मक है और कैथोड यहाँ पर धनात्मक है। यहाँ पर एनोड धनात्मक है और कैथोड ऋणात्मक है। पांचवा इसमें डिफरेंस आ जाएगा कि इसमें लवण सेतु उपयोग में लिया जाता है विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए। लेकिन इसमें जो है इसमें लवण सेतु नहीं उपयोग में लिया जाता है। लवण सेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो ये 5 डिफरेंस है विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।